नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम हरियाणा पीसीएस 2021 के लिए फुल लेंथ टेस्ट मॉक टेस्ट 10 को देखने वाले हैं। यदि आपने पहले के टेस्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाके देख लीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकें। तो आइए, आपका जो है एग्ज़ाम बहुत नियर है, अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए इन अभ्यास को निरंतर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के अपने पहले प्रश्न को देखिए। नेगदा आंदोलन अंग्रेजों और डैश के खिलाफ था। तो यहाँ पर दिया गया है लगाए गए करों में वृद्धि, उनकी भूमि का विलय, अछूतों, सवर्ण जाति हिंदुओं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेगदा आंदोलन अंग्रेजों और सवर्ण जाति हिंदुओं के खिलाफ था। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1857 के बाद हुआ था? अहोम विद्रोह, खासी विद्रोह, कुकी विद्रोह, सिंह फोर्स का विद्रोह। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कुकी का विद्रोह जो है 1857 के बाद हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पर अहोम विद्रोह जो था वो 1828 से लेकर 33 में असम में हुआ था। वहीं देखेंगे खासी का विद्रोह 1830 का दशक जब था, उसमें जयंतिया और गारो और जो पहाड़ियाँ थी, गारो पहाड़ियों के बीच में ये पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। कुकी आपको विद्रोह बता दिया, 1857 के बाद हुआ था। वहीं सिंह फोर्स विद्रोह की बात की जाए तो 1830 का दशक के समय हुआ था और असम में ये हुआ था। ठीक है, आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चक्र विसोई निम्नलिखित में से किस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता था? चक्र विसोई, कोल विद्रोह, खोंड विद्रोह, रामोसी विद्रोह, कच्छ विद्रोह। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खोंड विद्रोह से संबंधित थे। बाकी के नेता आप देख लेते किससे संबंधित थे, जैसे कि बुद्धो जो भगत थे वो थे आपके कोल विद्रोह से संबंधित। वहीं आपके देखेंगे कि चिंतूर सिंह जो थे वो रामोसी विद्रोह से संबंधित थे। वहीं आप देखते हैं कि जो राव भारतमल थे वो कच्छ विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? वंदी जीवन समाचार पत्र, सचिंद्र नाथ सान्याल, स्वदेश मित्रम समाचार पत्र, अजीत सिंह, फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र, जीएस अय्यर, रेशवा समाचार पत्र, तारकनाथ दास। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जो करेक्ट है पूरी तरह से ऑप्शन ए। बाकी के इनकरेक्ट भी समझिएगा। स्वदेश मित्रम समाचार पत्र जो है वो जीएस अय्यर का है, जबकि आप देखेंगे फ्री हिंदुस्तान समाचार पत्र तारकनाथ दास जी का है और रेशवा समाचार पत्र अजीत सिंह का है। क्लियर है, और ऊपर वाला ऑप्शन आपका पूरी तरह करेक्ट था। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कब्जा अधिकारों के संबंध में जमींदारों की नीतियों के खिलाफ शुरू किया गया था? एका आंदोलन, वकाश आंदोलन, तेवागा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, वकाश आंदोलन। ठीक है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एका आंदोलन आप देखेंगे किराए में वृद्धि के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। वहीं वकाश आंदोलन बता दिया मैंने। तेभागा आंदोलन की यदि बात की जाए तो जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ हुआ था ये। ठीक है, स्पष्ट हो गया है ना सारी चीजें। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। निष्काम कर्म मठ, सोशल सर्विस लीग और सेवा समिति, भारतीय महिला एसोसिएशन। इसमें यहाँ पर कुछ कूट दिए गए हैं, हमें उसमें देखना होगा कौन सा सही है। देखिए, निष्काम कर्मठ कब हुआ था ये, देखिए कहाँ हुआ था, ये पुणे में हुआ था। और कब हुआ था ये, 1910 में। इसके बाद देखते हैं ये सोशल सर्विस लीग की यदि बात की जाए तो ये भी 1911 में। सेवा समिति की बात की जाए तो ये इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद उस टाइम की बात की जा रही है, ये 1914 में। इसके बाद देखते हैं भारतीय महिला एसोसिएशन 1917। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा।
ठीक है, इसका जो क्रम है वो इस तरह से किन क्रांतिकारियों के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। देखिए आप देखेंगे कि जो हिंदुस्तान जो रिपब्लिक एसोसिएशन था, बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था, बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया था। क्लियर है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की यदि बात की जाए तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुई थी। कब हुई थी? अक्टूबर 1924 में कानपुर में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल ने की थी। क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जब पहली बार जनगण मन गाया गया था? मदन मोहन मालवीय, लाल मोहन घोष, विशन नारायण धर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशन नारायण धर ने। तो आप देखेंगे 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन जो है वो गाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी होती हैं। चलिए निम्नलिखित में से सही, जो निम्नलिखित का हमें सही मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग करेक्टली। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 है। कुमार संभव भारवी, कृतार्जुनियम कालिदास और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष, रावणवध भट्टी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे कैसे है। देखिए ये जो कृतार्जुनियम है ना, भारवी से, यहाँ पर एक्चुअली भैरवी है, ये भैरवी से संबंधित है। क्यों आप समझ रहे? कृतार्जुनियम में आप देखेंगे अर्जुन की जो तपस्या, आर्ट एंड कल्चर में आप देखेंगे अर्जुन की तपस्या का वर्णन कृतार्जुनियम में किया गया है भैरवी के द्वारा। आप देखेंगे इसमें कुमार संभव जो है वो कालिदास से संबंधित है। आप जो है नैषधीय चरितम श्रीहर्ष से संबंधित है और रावणवध भट्टी से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाता है। आइए आगे देख लेते हैं क्या है। गुप्त और वाकाटकों के शासनकाल के दौरान नैतिक और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने वाले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था? महाप्रतिहार, खाद्यापकित, दंडापशिक, विनय क्षिति स्थापक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि विनय क्षिति स्थापक होगा। अब बाकी के ऑप्शंस की यदि बात करूं, जैसे महाप्रतिहार, तो देखेंगे ये महल के पहरेदारों का प्रमुख होता था। खाद्यापकित देखेंगे शाही रसोई का प्रबंधक होता था। दंडापशिक देखेंगे तो जिला स्तर का पुलिस अधिकारी हुआ करता था। स्पष्ट हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक के निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है? प्रमुख शिलालेख 3, प्रमुख शिलालेख 4, प्रमुख शिलालेख 5, प्रमुख शिलालेख 6 में। तो प्रमुख शिलालेख 6 में आपको धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा वहां पर। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर यदि बढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित में से किस मुहर में 4 संकेंद्रित वृत्त होते हैं? देखिएगा, स्टीटाइट बटन मुहर, फाइनेंस बटन मुहर, यूनिकॉर्न मुहर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, माफी चाहती हूँ, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, बाकी की जैसे इसमें जो मुहरें दी गई हैं उनको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता में मुहर की बात कर रहे हैं उसमें फाइनेंस बटन मुहर की बात की जाए तो इस मुहर में एक ज्यामितीय आकृति होती है। यूनिकॉर्न मुहर में देखें तो ये मुहर हड़प्पा काल की अवधि 3B से संबंधित है। किससे संबंधित है? 3B से संबंधित है। क्लियर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। अशोक के अभिलेखों में 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, प्राकृत, अमायिक और ग्रीक। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कंधार का शिलालेख ग्रीक, अमायिक दोनों भाषाओं में लिखा गया है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन आपके पूरी तरह से यहाँ पर सही दिए गए हैं। आइए, भद्रकपुरी निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का जन्म स्थान था? वासुपूज्य, शीतलनाथ, सुमितनाथ, संभवनाथ। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, शीतलनाथ। समझिएगा, वासुपूज्य किससे संबंधित है? चंपापुरी, और सुमितनाथ देखेंगे अयोध्या, और संभवनाथ श्रावस्ती। तो भद्रकपुरी जो तीर्थंकर पूछ रहे हैं, भद्रकपुरी निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का जन्म स्थान है? तो शीतलनाथ का। ठीक है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की वर्तमान अवस्थिति उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है? कौशल, बज्जी, पांचाल, वत्स। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बज्जी। बाकी का देखेंगे यूपी से संबंधित है महाजनपद की वर्तमान स्थिति, लेकिन बज्जी जो है वो बिहार से संबंधित है, ना कि अवस्थिति उसकी उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? हरियाणा भीमवाद वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा छिलछिला झील वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा खोलही रैतन वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो भीमवाद वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बिहार से संबंधित है, यानी कि बिहार में है, ना कि हरियाणा में है। बाकी ऑप्शंस करेक्ट थे। निम्नलिखित में से कौन सा हाथी अभ्यारण्य कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हाथी अभ्यारण्य है वर्ग किलोमीटर में? तो देखेंगे यहाँ सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य, मैसूर हाथी अभ्यारण्य, शिवालिक हाथी अभ्यारण्य, नीलगिरी हाथी अभ्यारण्य। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाता है। अब बताइएगा, जो प्रोजेक्ट हाथी है वो कब शुरू हुआ था हमारे भारत में? प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू हुआ था?
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ओडिशा गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, त्रिपुरा वाइसन राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन ए, जो पूरी तरह से सुमेलित नहीं है। क्यों? देखेंगे जो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है ना, गोरुमारा नेशनल पार्क, वो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है, जबकि यहाँ तो ओडिशा कह रहा था। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। महीने और उनके महत्वपूर्ण दिवस दिए गए, जैसे दिसंबर विश्व पर्यावरण दिवस, इसको देखिए इस तरह से समझिए। दिसंबर आप देखेंगे तो ये विश्व मृदा दिवस से संबंधित है और अक्टूबर के महीने में दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावास दिवस, यहाँ माफ़ी चाहती हूँ, हैबिटेट की बात करा है, मैं इसको पर्यावरण पढ़ रही थी, तो वर्ल्ड हैबिटेट डे की बात करा है। जुलाई देखा जाए तो विश्व जनसंख्या दिवस से संबंधित है और अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया? बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024, दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2018, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 और जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2011। तो यहाँ पर देखना है कि सही कौन सा है। तो सही देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर होगा। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी का गलत है। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 है। इसके बाद दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष देखेंगे 2016 है। वहीं आप देखते हैं जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2010 होगा, ठीक है। और ऑप्शन सी आपका पूरी तरह करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस विभाग की शुरुआत की थी? देखिए, दीवाने अर्ज, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने बंदगान, दीवाने अमीर कोई। तो इस प्रश्न का उत्तर पहले देख लेते क्या होगा। ऑप्शन सी होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की शुरुआत की थी? तो दीवाने बंदगान की शुरुआत की थी। बाकी क्या आप देख लेते हैं, जैसे दीवाने अर्ज क्या होता है, वो बलबन ने। अर्ज क्या होता है, इससे ज़्यादा ज़रूरी भी यहाँ पर ये है कि इस विभाग की शुरुआत किसने की थी, क्योंकि हम किसने किस विभाग की शुरुआत की वो पढ़ रहे हैं। तो दीवाने अर्ज की शुरुआत बलबन ने की थी। और आप देखेंगे दीवाने खुराज विभाग की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने अमीरी कोही की शुरुआत आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, ठीक है। स्पष्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान शाही घराने के प्रभारी विभाग के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? दीवाने कज़ा, दीवाने वरीद, दीवाने समन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दीवाने समन। देखेंगे मुगल साम्राज्य के दौरान स्थापित विभाग थे, जिसमें ये आप देखेंगे दीवाने कज़ा यानी कि न्याय विभाग था, दीवाने वरीद आप देखते हैं खुफिया विभाग था, दीवाने समन मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ध्यान देते जाइएगा और लिखते जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से किन मुगल शासकों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी? हुमायूं, जहांगीर, बाबर और औरंगजेब। तो यहाँ पर इस प्रश्न में देखेंगे कैसे क्या ठीक होगा। देखिए जैसे आप देखते हैं कि आत्मकथाएं कौन कौन सी लिखी थी कि मुगल शासकों ने अपनी, यहाँ पर देखेंगे जहांगीर ने लिखी थी आत्मकथा। फिर आप देखते हैं कि बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है हमें। अबुल फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। अबुल रहीम ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। फिर आप देखते हैं अबुल फजल ने आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसमें से सही क्या क्या है? ये तीनों ही सही हैं कि ये तीनों ही बिल्कुल सही तरह से लिखे हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कटार शाही नाम की मुद्रा जारी की थी? जयपुर राज्य, मेवाड़ राज्य, करौली राज्य, बूंदी राज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बूंदी राज्य में, ठीक है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। अवध के नवाब के संदर्भ में देखिए आसिफुद्दौला, आप फिर देखते हैं सादत अली खां, वजीर अली, फिर गजी उद्दीन हैदर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले हम देखते हैं नवाबों का जो समय काल था वो क्या था। जैसे आसफ उद्दौला का देखेंगे 1775 से 97 तक का। फिर सादत अली का देखेंगे 1798 से देखेंगे 1814 ईस्वी तक का था। वजीर अली का 1794 से 88 तक। फिर गजी उद्दीन हैदर का 1814 से 1827 ईस्वी तक इनका समय काल रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 1775 था और उससे 1970 ईस्वी तक, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन देवबंद आंदोलन के संस्थापक नहीं था? मोहम्मद कासिम ननौतवी, राशिद अहमद गंगोही, ए और बी ये दोनों होंगे या शिवली नोमानी होंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि ऑप्शन डी, जो देवबंद आंदोलन के संस्थापक में से नहीं थे वो थे शिवली नोमानी। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? शासक और दूसरी तरफ उनके राज्य दिए गए।
वाज बहादुर मारवाड़, राणा चुंडा गोलकुंडा, कुतुब शाह मालवा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात। तो इसमें कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर बेसिकली एक्चुअली नहीं पूछा गया था, यहाँ पर मैं इसको करेक्टली की बात कर रहा है, करेक्टली मैच की बात कर रहा है ना यहाँ पर, तो नहीं बल्कि सही सुमेलित है। तो यहाँ पर इंग्लिश देखिए बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो सही सुमेलित हमें ध्यान देना है। तो देखेंगे यहाँ पर पूरी तरह से जो सही सुमेलित है वो सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से संबंधित थे शासक। बाकी के गलत क्यों है समझिएगा, जैसे जो वाज बहादुर शासक है वो आपके मालवा राज्य से संबंधित थे, जबकि राणा चुंडा आप देखेंगे मारवाड़ से और कुतुब शाह गोलकुंडा से, और नीचे वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसे सैन्य विभाग का प्रमुख कहा जाता था? मुशर्रिफ ए मुमालिक, काजी ए मुमालिक, आरिज ए मुमालिक और वरीद ए मुमालिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आरिज ए मुमालिक को सैन्य विभाग का प्रमुख कहा जाता था। बाकी की यदि बात की जाए तो जैसे मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार होते थे, काजी ए मुमालिक मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था उसका प्रमुख, वरीद ए मुमालिक की बात की जाए तो खुफिया विभाग के मुख्य अधिकारी का उनको बुलाया जाता था। चलिए निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। वहीं कन्नौज की लड़ाई 1540 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई देखते हैं 1556 में हुई थी। वहीं खानवा की लड़ाई 1527 में। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि देखा जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो है वो स्पर्श नहीं करता है, कह रहा है इनमें से कोई नहीं करता है। तो देखिए कौन कौन करता है बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। देखिए सभी करते हैं। यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, देखिए स्पर्श नहीं करता है तो इस लिखा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी स्पर्श करते हैं। तो बांग्लादेश की सीमा को कौन कौन से राज्य हैं जो उसको स्पर्श करते हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, समझ आ रहा है ना सारी चीजें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक माध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? देखिए ये बड़े ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, हमेशा आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से रेडी करिएगा। देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो देखेंगे कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो ये राजस्थान से होकर आपकी मध्याह्न रेखा जो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडाइन जो रेखा है वो इससे नहीं गुजरती है। बाकी देखेंगे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब से होकर गुजरती है। क्लियर है? चलिए कर्क रेखा की यदि बात की जाए तो निम्नलिखित में से किन एशियाई देशों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करा है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और ओमान। तो यहाँ पर देखेंगे क्या इसका करेक्ट क्या होगा। देखिए म्यांमार से होकर गुजरती है, फिर आप देखेंगे बांग्लादेश से होकर गुजरती है और ओमान से होकर गुजरती है। एशियाई देशों में यदि हम और अन्य देशों की बात करें तो ताइवान, चीन, म्यांमार बता दिया, बांग्लादेश हो गया, भारत, ओमान, यूएई, सऊदी अरब इत्यादि देशों से होकर, एशियाई देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए निम्नलिखित का सही मिलान करना है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई है, यहाँ पर सही मिलान करने देखिए कैसे। वरेही पानी जलप्रपात कहाँ पर है? ये ओडिशा में है, जबकि यहाँ पर ये गलत दिया गया है। वरकाना जलप्रपात आप देखते हैं कर्नाटक। इसके बाद बुंदला जलप्रपात यदि मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश, और कपिल धारा जलप्रपात देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का कूट के अनुसार उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, कुछ इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है आज का अगला प्रश्न? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जोड़ता है? हपुंगन दर्रा, दिहांग दर्रा, वोमडिला दर्रा, चाड़कड़ दर्रा की बात कर रहे हैं यहाँ पासेस की। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश को भूटान से जो दर्रा जोड़ता है वो है वोमडिला दर्रा। बाकी के जो दर्रे दिए गए वो किसको किस पहाड़ी से जोड़ते हैं? जैसे आप देखेंगे हपुंगन दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है, आप फिर देखेंगे इसमें जो तीसरा दिया है यहाँ पर चाड़कड़ दर्रा, ये भी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। सिर्फ एक दर्रा ये वोमडिला जो दर्रा है वो भूटान से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं था? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एंड कश्मीर, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश और नाग टिब्बा श्रेणी उत्तराखंड, महाभारत श्रेणी लद्दाख। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या यहाँ पर हो जाएगा देख लेते हैं हम। यहाँ पर होगा ऑप्शन डी गलत होगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। कैसे समझिए, जो महाभारत श्रेणी की बात की जा रही है वो लद्दाख से संबंधित नहीं है बल्कि नेपाल से संबंधित है। बाकी के ऑप्शंस आपके पूरी तरह से यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? पर्वत शिखर यानी कि माउंटेन पीक दिए गए और उनकी हाईएस्ट पीक दी गई है। जैसे कलसुबाई महाराष्ट्र, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट, गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणियां, डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियां। तो कौन सा सही सुमेलित है पहले देख लेते हैं। जैसे कलसुबाई महाराष्ट्र करेक्ट है, गुरु शिखर आप देखते हैं अरावली पहाड़ियां ये भी करेक्ट है, डोडा बेटा देखेंगे नीलगिरी पहाड़ियां ये भी करेक्ट है। गलत क्या है फिर? महेंद्रगिरी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्यों? देखिए पूर्वी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक जिंदवाड़ा पर्वत शिखर है। क्लियर है? यहाँ पर इसलिए गलत दिया गया था, इसलिए प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। देश और उनकी राजधानियां दिया गया है। कोलंबिया, बुडापेस्ट, वेनेजुएला, बोगोटा, वियतनाम, हनोई, हंगरी, कराकस। तो इस प्रश्न को हम इस तरह देखते हैं, जैसे कोलंबिया यहाँ पर सही विकल्प का चयन किया जाए तो ऑप्शन सी यहाँ ठीक दिया गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई ही है, जबकि कोलंबिया की राजधानी अब देखेंगे बोगोटा है, वेनेजुएला की राजधानी देखेंगे कराकस है और हंगरी की राजधानी देखेंगे बुडापेस्ट है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में यानी कि पैसिफिक ओशियन में स्थित है? सुंडा, प्यूर्टो रिको, मिंडानाओ, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जो गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है वो है मिंडानाओ है। ठीक है, मिंडानाओ है इस प्रश्न का उत्तर। चलिए, निम्नलिखित में से किस महारत्न कंपनी का मुख्यालय गुरुग्राम में है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय, इसका जो आप देखेंगे हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। आर्टिकल 124 राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग, आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 178 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण और आर्टिकल 232 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे यहाँ पर सही तरह से सुमेलित है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण से संबंधित है। बात की जाए आर्टिकल 124 की तो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग आप देखेंगे आर्टिकल 124A के अंतर्गत आता है। वहीं राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 आर्टिकल के अंतर्गत आता है और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य हाई कोर्ट की स्थापना 231 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ना कि 232 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट टू स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पब्लिक हेल्थ, मेजर पोर्ट्स, हॉस्पिटल, एग्रीकल्चर। तो कौन सा विषय जो राज्य सूची का नहीं है वो है प्रमुख बंदर का, मेजर पोर्ट्स, क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। किसका है ये? संघ सूची का विषय है, संघ सूची का सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है? डॉक्टर विजय केलकर निम्नलिखित में से किस वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? 10वें, 11वें, 13वें और 15वें। तो ये 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर विजय केलकर। क्लियर हो गया है? देखिए अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? राष्ट्रीय महिला आयोग 1991, वहीं आप देखते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005। तो सही सुमेलित कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में ही आया था, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 में और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 में नहीं बल्कि 2007 में लाया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि रिलेटेड टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहा है। इस आयोग का गठन 1993 में किया गया था। 2018 में 102वें संविधान संशोधन ने इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि तीनों कथन पूरी तरह से सही बोल रहे हैं। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया है और संरक्षण भी प्रदान किया जाता है? 72वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992, 75वां संविधान संशोधन 1994। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 73 अमेंडमेंट 1992। यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया था इसके अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कनाडाई संविधान द्विसदनात्मक प्रणाली, अमेरिकी संविधान मौलिक अधिकार, ऑस्ट्रेलियाई संविधान समवर्ती सूची, रूसी संविधान मौलिक कर्तव्य। तो किस संविधान से, बाहरी संविधान से हमने अपने संविधान में क्या क्या चीज़ें ली हैं, जैसे सही तरह से सुमेलित नहीं वो ये है। कैसे समझिए, ये आपका द्विसदनात्मक जो प्रणाली है वो ब्रिटिश के संविधान से ली गई है, ना कि कनाडा के संविधान से। बाकी के ऑप्शंस आपके पूरी तरह करेक्ट हैं। आइए
भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो यहाँ पर किससे किए गए? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2 जो है वो नागरिक से संबंधित है, और संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखा जाए तो भाग 1 से संबंधित है ये। वहीं मौलिक अधिकार की बात की जाए तो भाग 3 से संबंधित है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 से संबंधित है, उसके प्रोविजन भाग 4 में दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना दिनांक 22 जुलाई 1947 से संबंधित थी? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया था, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था, संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को अंगीकार किया था, संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आप देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान से संबंधित संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया था। ठीक है, यदि हम इसके बाकी की बात की जाए, जैसे बाकी को कब कब क्या अंगीकार किया गया था, तो देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को अंगीकार किया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। क्लियर हो गया है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 8 जुलाई 1946 को गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर D.R. गाडगिल, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आज का? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही तरह से सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्टेट्स, दूसरी तरफ उनके फोक डांसेस दिए गए हैं। जैसे देखेंगे हिमाचल प्रदेश महासू, कर्नाटक सुग्गी, ओडिशा बच्चा नगमा नृत्य और महाराष्ट्र लेजिम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये सही तरह से सुमेलित क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा नगमा नृत्य जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का है, ना कि उड़ीसा का है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। उगादी महोत्सव तेलुगु नववर्ष, लोसर महोत्सव तिब्बती नववर्ष, वैशाखू महोत्सव बोडो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, माघ साजी महोत्सव झारखंड की मकर संक्रांति। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा वो हमें समझना है, जो कि गलत होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माघ साजी महोत्सव जो है वो हिमाचल, देखेंगे ये जो हिमाचल की मकर संक्रांति, ये देखिए इसको इस तरह समझिए, झारखंड नहीं होगा, यहाँ पर हिमाचल की मकर संक्रांति होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। पूर्वी भारत की छऊ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित नहीं है? ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी में भी जो है वो कह रहे हैं कि प्रचलित नहीं है, जबकि तीनों में ही प्रचलित है। ठीक है, तो छऊ नृत्य देखेंगे किसमें प्रचलित? ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सभी में ये प्रचलित है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रेड डाटा बुक रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट और इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रेड डाटा बुक रिपोर्ट जारी नहीं करता है, बल्कि आप देखेंगे कि जो IUCN है वो रेड डाटा बुक रिपोर्ट जारी करता है। कौन करता है इस रिपोर्ट को जारी? कौन करता है? IUCN के द्वारा जारी की जाती है। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? संयुक्त राष्ट्र महासभा US, विश्व आर्थिक मंच बेल्जियम और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन फ्रांस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्विट्जरलैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्योंकि देखेंगे आप ये विश्व आर्थिक मंच जो है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वो बेल्जियम नहीं बल्कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में यहाँ पर इसका मुख्यालय है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको इन्फेक्शन एजेंट्स दिए गए हैं, इसके बाद आपको दिए गए रिलेटेड डिजीज यानी कि संक्रामक कारक और संबंधित रोग, वायरस, डेंगू बुखार, जीवाणु एथ्रिक्स, प्रोटोजोआ, मलेरिया, कवक, हाथी पांव। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या यहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे ये जो कवक के द्वारा ये संक्रामक कारक जो संबंधित रोग है हाथी पांव, वो आपका कवक नहीं बल्कि कृमि यानी कि वॉर्म, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करती हूँ किसके द्वारा ये होता है संक्रामक कारक, क्या है इसका? कृमि यानी कि वॉर्म। ठीक है, WORM, वॉर्म की बात कर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस बैक्टीरिया के कारण होता है? फायर वाइट, लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, वाइल्ड फायर ऑफ टोबैको, बैक्टीरियल स्पॉट ऑफ टोमेटो, नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये साइट्रस कैंकर जो आप देखेंगे
जो ये कौन सा रोग है जिसके कारण ये किस जो रोग मैं बताने वाली हूँ यहाँ पर वो इसके कारण होता है। तो कौन सा रोग है वो रोग है, यहाँ पर लिख देती हूँ साइट्रस। देखिए साइट्रस कैंकर है, लिखकर शायद क्लियर हो जाए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिटिकम एस्टिवम निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? बिल्ली, सरसों, गेहूं, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं से ये संबंधित है जिसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। ठीक है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसमें देखिए आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, जैसे कि साधारण नाम और इनके बाकी के देख लेते हैं। जैसे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमोस्टिका। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम सरसों की बात करें तो ब्रेसिका कैंपेस्ट्रिस है, और गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए आगे देखिए क्या है। नीचे दिए गए 4 में से 3 में गुणसूत्रों की संख्या समान है, निम्नलिखित में विषम का विकल्प का चयन करना है। तंबाकू, आलू, चिंपैंजी, मानव। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या यहाँ पर हो जाएगा? देखिए ऑप्शन डी, यानी कि मानव का गुणसूत्र इन तीनों से भिन्न है। क्यों? आप देखेंगे तंबाकू, आलू और चिंपैंजी की बात की जाए तो यहाँ पर 48 इनके गुणसूत्र हैं, और इसके बाद देखते हैं मानव की बात की जाए तो 46 गुणसूत्र हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। टमाटर में लाल रंग कैरोटीन, प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन, हल्दी में पीला रंग लाइकोपिन, गाजर में नारंगी रंग करक्यूमिन। तो इस प्रश्न में सही क्या है? वो है ऑप्शन बी, यानी कि प्याज में लाल रंग किस कारण से होता है? एंथोसाइनिन के कारण से होता है। आप टमाटर में लाल रंग देखेंगे तो किसके कारण? लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, हल्दी में पीला रंग की यदि बात की जाए तो करक्यूमिन के कारण होता है, और गाजर में नारंगी रंग की बात की जाए तो आप यहाँ देखेंगे कैरोटीन के कारण होता है। तो इसको यहाँ पर मिला देती हूँ। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो गया है। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। धान में खैरा रोग जस्ता, फूलगोभी में विप्टिल रोग मैग्नीज, और फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग बेरॉन, नींबू में डाई बैक रोग कॉपर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। देखिएगा क्यों ऐसा क्यों दिया गया है। आप देखेंगे फूल गोभी में जो विप्टिल रोग है वो मैग्नीज के कारण नहीं बल्कि मॉलीवेजनम के कारण होता है। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये मैग्नीज नहीं बल्कि मॉलीवेजनम के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कांच के साथ मिश्रित होने पर मयूर जैसा नीला रंग देता है? फेरिक ऑक्साइड, गोल्ड क्लोराइड, कैडमियम सल्फाइड, क्यूप्रिक लवर। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यूप्रिक लवर। देखिए बाकी का जैसे आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या है ये कि मिश्रित कांच के साथ मिश्रित होने पर मयूर जैसा नीला रंग देता है, वो है क्यूप्रिक लवण। क्यूप्रिक सॉल्ट के कारण ऐसा होता है। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं ऐसे प्रश्न में आपके प्रश्न पत्र में। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए खाने योग्य भाग और पौधा दिया गया है। तना प्याज, जड़ गन्ना, पत्तियां मेथी और फूल गोभी। तो यहाँ पर खाने योग्य भाग जो है पौधा है वो करेक्ट नहीं है। कौन सा है? ऑप्शन बी, यानी कि गन्ना देखेंगे। गन्ना, प्याज और आलू जो है वो तना खाने योग्य उनका भाग होता है। बाकी के ऑप्शंस आपके पूरी तरह से करेक्ट दिए गए हैं यहाँ पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 वर्षों में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के वन आवरण 632 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखेंगे आप किसमें दर्ज की गई 632 किलोमीटर की वृद्धि की बात कर रहा है तो तेलंगाना होगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। यदि बात की जाए सर्वाधिक की बात की जाए, सर्वाधिक और 632 से ज़्यादा हो तो वो है आंध्र प्रदेश। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर तेलंगाना होगा, क्योंकि 632 किलोमीटर तेलंगाना में वृद्धि दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश में देखेंगे 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, और उड़ीसा में आप देखेंगे 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? ये आप देखेंगे एज पर द यूनियन बजट 22-23 के अनुसार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 48,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आइए वर्ष 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए डैश का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। तो यहाँ पर कितना आवंटन किया गया आप देखेंगे 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। यहाँ पर देखिएगा कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2021-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये दोनों कथन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कौन सी गलत है, तो देखेंगे इनमें से कोई गलत नहीं, दोनों ही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधरकर 62 हो गया है। भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश बन गया है। देखिए 2010 से 20 के दौरान वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत को 2020 में दुनिया में तीसरे स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जो गलत होना चाहिए वो क्या है, ऑप्शन ए। समझिए कैसे। नीति आयोग एसडीजी इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2021-22 में सुधरकर 66 हो गया है, ना कि 62 हुआ है। ठीक, देखिए अगला प्रश्न। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। नवंबर 2021 के अंत तक से संबंधित है। भारत 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक, चीन सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक, स्विट्जरलैंड दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक, जापान तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, जो इसके अकॉर्डिंग पूछा गया है वो है ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। नवंबर 2021 के अंत तक भारत 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक, चीन सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक, स्विट्जरलैंड दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक, जापान तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, जो कि करेक्ट है। देखिए भारत यहाँ पर जो दिया गया है वो चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है, जबकि आप देखेंगे दूसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक धारक कौन है, स्विट्जरलैंड नहीं बल्कि जापान है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक कौन है, जापान नहीं बल्कि ये स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर लिख देती हूँ, स्विट्जरलैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। उत्पादन के प्रथम राज्य फसल, कर्नाटक मक्का, महाराष्ट्र सोयाबीन, उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी, मध्य प्रदेश कुल तिलहन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों यहाँ पर ये गलत क्यों है, देखिए जो फसल जो कुल तिलहन है ना, उसके उत्पादन में प्रथम राज्य जो है वो मध्य प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीनतम कृषि डेटा 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। गेहूं, चाय, चावल, प्याज। तो किसके स्थान पे भारत दूसरे स्थान में, आप देखेंगे गेहूं में भी है दूसरे स्थान पर, चाय में भी है, इसके बाद आप देखते हैं चावल में भी है और प्याज में भी, यानी कि ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी आप देखेंगे उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है विश्व में नवीनतम कृषि डेटा के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। नवीनतम खनिज डेटा 2022 के अनुसार राज्य में प्रथम स्थान किसके उत्पादन में कौन सा है, जैसे गुजरात टिन, आंध्र प्रदेश यूरेनियम, राजस्थान चांदी, उड़ीसा बॉक्साइट। तो इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे कैसे होगा, जो गलत होना चाहिए, जैसे ऑप्शन ही गलत है। क्यों, आप देखेंगे टिन के उत्पादन में जो राज्य का प्रथम स्थान है वो छत्तीसगढ़ है, ना कि आपका गुजरात है। क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है। चलिए बाकी के ऑप्शंस आपके क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। नवीनतम डेटा 2022 के अनुसार भारत की रैंक और इसके उत्पादन में किसके उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी है। गलत इसमें देखें तो ये गलत होगा। क्यों, लिग्नाइट के उत्पादन में भारत की रैंक दूसरी है, ना कि तीसरी है, जबकि कोयला में दूसरी है और रॉक फॉस्फेट में 16वीं रैंक है, लौह अयस्क में चौथी रैंक है भारत की। अगला प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा सांख्यिकी डेटा मई 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सबसे अधिक है। गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान की सबसे अधिक है स्थापित क्षमता सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। बाकी देखते हैं, इसके बाद आपका गुजरात आता है, ठीक है, फिर आपका आता है कर्नाटक, यहाँ पर कर्नाटक आता है, फिर आपका क्या आएगा, यहाँ पर तमिलनाडु आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2019-20 में प्रति वर्ष किलोवाट घंटे की दृष्टि से सबसे कम रही है। ऊर्जा सांख्यिकी डेटा मई 2022 के अनुसार हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बिहार की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आज का हमारा, देखिए।
20वीं पशुधन गणना के अनुसार पिछले आकलन की तुलना में निम्नलिखित में से किस मवेशी की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई? बकरी, सुअर, ऊंट या घोड़े या टट्टू? तो इसमें बकरी यानी कि गोट की मवेशी की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश तीसरे स्थान पर? अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा और लद्दाख। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसको थोड़ा हम और समझने की कोशिश करते हैं कि पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 राज्यों की अगर बात की जाए संघ राज्य क्षेत्र की, तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, फिर त्रिपुरा और फिर केरल आएंगे इसमें। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस अल्प खनिज की कमी से उपास्थि, अस्थि और संयोजी ऊतकों के विकास में अनियमितताएं होती हैं? डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेस मिनरल लीड्स टू इरेगुलेटरीज इन द ग्रोथ ऑफ कैटिलेज, बोन एंड कनेक्टिव टिश्यूज? कोबाल्ट, इसके बाद देखते हैं सेलेनियम, मैग्नीज और क्रोमियम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज की कमी से उपास्थि, अस्थि और संयोजी ऊतकों के विकास में अनियमितताएं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों की वृद्धि दर को कम करता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, एब्सिसिक एसिड जो है वो हार्मोन, ये जो पादप है वो हार्मोन पौधों की वृद्धि के दर को कम कर देता है। चलिए, हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के कितने करोड़ का राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया है? तो आप देखिए कितने का लक्षित किया गया है ये। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम आगे देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2021-22 में हरियाणा के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार कितनी रही है? तो कितनी रही है यहाँ पर देख लेते हैं, 2,63,649 रुपए रही है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आज का हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राजस्व घाटा हरियाणा बजट के अनुसार होने का अनुमान है। कितना अनुमान होने का है? तो आप देखेंगे यहाँ पर 9,774 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा 2022-23 बजट हरियाणा के अनुसार इतना होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2020-21 वास्तविक में हरियाणा का प्रतिबद्ध व्यय था जो कि इसकी राजस्व प्राप्तियों का 72% था हरियाणा बजट 2022-23 के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन डी 48,750 करोड़ रुपए होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी, अमित शाह, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि अमित शाह होगा। तो देखेंगे कि अमित शाह यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए, हरियाणा सरकार और निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न में देखेंगे जापान हो गया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा सरकार और इजराइल ने, ध्यान दीजिएगा, हरियाणा सरकार और इजराइल ने हाल ही में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न क्या है आज का, हाल ही में मणिपुर के इम्फाल शहर में आयोजित देखिए 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 में हरियाणा ने निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम को हराकर चैंपियन का खिताब जीता है? तो देखिए झारखंड, बिहार, पंजाब या उत्तराखंड। इस प्रश्न का उत्तर होगा हरियाणा ने किस राज्य की टीम को हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो झारखंड को हराकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनीषा मौर्य ने हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। मनीषा मौर्य हरियाणा राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? भिवानी, कैथल, सोनीपत, पंचकुला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कैथल से संबंधित है वो। चलिए आगे देखते हैं, तरल दूध और फलों के रस और किण्वित दूध उत्पादों की पैकिंग के लिए हरियाणा के पहले ट्रेटा पैक संयंत्र को हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में खोलने की घोषणा की गई है? चरखी दादरी, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन बी, रोहतक में बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में के निम्नलिखित में से किस जिले में देश का पहला BMX साइकिलिंग ट्रैक बनाने जा रहा है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ बनाने जा रहा है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में देश का पहला BMX साइकिलिंग ट्रैक बनने जा रहा है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जबकि यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया गया इसलिए ऑप्शन डी में हो जाता है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा डैश में एक आभासी कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया
किया गया है? चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्विट्जरलैंड के दावोस में 30,000 करोड़ रुपए की 23 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, 23 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए स्विट्जरलैंड ने मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के साथ। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में लिसा स्टालेकर को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश की पूर्व क्रिकेटर है? तो यहाँ पर देखेंगे किस देश की पूर्व क्रिकेटर है? ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कॉर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट के अनुसार समग्र कौशल दक्षता के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर डैश स्थान पर है? तो आप यहाँ देखेंगे 68वें स्थान पर है। यहाँ पर क्लियर है। चलिए, हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा में संशोधन कर वर्ष 21 कर दी है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि श्रीलंका ने किया है ऐसा। ये प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए जाने वाली महिलाओं की न्यूनतम आयु सीमा में संशोधन कर 21 वर्ष कर दिया गया है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अष्टांग योग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? गीता फोगट, सोनू फोगट और विनेश फोगट, बबीता फोगट। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि सोनू फोगट के द्वारा लिखा गया है अष्टांग योग नामक पुस्तक। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अष्टांग योग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ये पुस्तक किसकी है? सोनू फोगट की है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। भारत शीर्ष स्थान पर, जापान दूसरे स्थान पर, मंगोलिया तीसरे स्थान पर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। गलत नहीं है बल्कि ये सभी ठीक है। देखिए, हाल ही में किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में भारत की महिला कुश्ती टीम ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापान ने दूसरा और मंगोलिया ने तीसरा स्थान ही हासिल किया है। सभी करेक्ट है। चलिए, हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2020-22 की घोषणा की गई है। इन पुरस्कारों से संबंधित सही विकल्प का चयन करना वर्ष 2020 के लिए नेवेली आर संतान गोपालन, 2021 के लिए तिरुवरूर भक्त वत्सलम, 2022 के लिए GJR कृष्ण और विजयलक्ष्मी और उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सारे ही आपके करेक्ट दिए गए हैं यहाँ पर। चलिए, हाल ही में भारत सरकार मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? तो कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है इन्होंने? यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं आज के। अमेरिका में किस संस्था ने भारत के बिजली क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी मैंने ऊपर भी पढ़ाया था आपको ये, तो देखेंगे ऑप्शन बी पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेट लिमिटेड इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए, इसी प्रश्न के साथ आज मैं अपने इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करती हूँ और आप सभी से मैं ये आशा करती हूँ आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान दे रहे होंगे। इसी तरह निरंतर आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी के साथ एग्जाम नियर है, अपनी तैयारी को दिन प्रतिदिन अपने अभ्यास के जरिए उसको तरोताज़ा करते रहिए और अपने नोट्स जो बनाए हैं आपने हमारे चैनल के द्वारा उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अगली वीडियो में फिर से हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।